स्वदेशवासी बंधुगण, हमारी इस देशभक्ति की श्रृंखला में आज हम आपके सामने बात करने वाले हैं कि सुभाष बोस ताइवान में स्वर्गवासी हो गए थे कि बाद में भी जिंदा हैं। तो आज उसके पहले मैं कल सुभाष बाबू पर मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम किया, जिसे सावरकर, सुभाष, इन सब को नेहरू ने, और उसके बाद उनकी जो आने वाली सरकारें थी उनके परिवार की, उन्होंने ज़मीन में गाड़ दिया था। वहाँ से निकाल कर उसको जहाँ जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगती है वहाँ उनको बैठा दिया। तो कल मुझे एक अच्छा लगा कि सुभाष बाबू की जो लड़की पुत्री है अनीता पॉप, उन्होंने कहा सुभाष बाबू हिंदू के विरुद्ध नहीं थे, किंतु वो सांप्रदायिक भी नहीं थे। चलिए, उनके दिमाग में ये तो ज़रा चेंज आया कि वो सुगतो बसु की जो थ्योरी है उससे थोड़ा हटे हैं। ये सुगतो बसु जो नेताजी रिसर्च ब्यूरो के डायरेक्टर बने हुए हैं, ये कितने बड़े बेईमान हैं, इसका मैं आपको एक प्रमाण देता हूँ। मैं नेताजी रिसर्च ब्यूरो में हमेशा युक्त रहा जब भी शिशिर बोस थे, और नेताजी रिसर्च ब्यूरो के लिए उन्होंने कहा रखा था मुझे कि सुभाष बाबू और आईएनए के बारे में जो भी रिसर्च मिले कहीं भी, श्याम तुम उसको लेके आना। तो मैंने एक आर्टिकल लिखा था, संवाद में प्रकाशित हुआ। तो 12 मार्च 2007 को नेताजी रिसर्च ब्यूरो के सेक्रेटरी कार्तिक चक्रवर्ती मुझे पत्र लिखते हैं। उसमें वो बोलते हैं, ऑन बिहाफ ऑफ नेताजी रिसर्च ब्यूरो आई सेंड योर हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर हिस्टोरिक एंड एक्साइटिंग आर्टिकल ऑन वीर सावरकर एंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस पब्लिश्ड इन पॉपुलर हिंदी डेली सनमार्ग एडिटोरियल पेज ऑन नेताजी 110th एनिवर्सरी ऑफ नेताजी। वी हैव केप्ट योर आर्टिकल इन लाइब्रेरी of Netaji Bhavan for studying research scholars who use our library archives. Thank you once again for your kind cooperation with us all the time. किंतु इनको जब मैंने सावरकर और सुभाष की जो हिस्टोरिक फ़ोटो है वो भी इनको दी, तो उन्होंने साफ कह दिया, हमको इंस्ट्रक्शन हुआ इसको नेताजी रिसर्च ब्यूरो के म्यूजियम में नहीं लगाया जा सकता है। तो ऐसे आदमियों से आप क्या आशा करेंगे? अरे सुभाष बाबू यदि हिंदू को सांप्रदायिक समझते तो सावरकर के पास जाते कैसे? सावरकर तो हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे। रासबिहारी बोस के पास जाते कैसे? वो तो जापान हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे। सुभाष बाबू मुस्लिम जो सांप्रदायिक राजनीति है मुस्लिम लीग के, उसके विरुद्ध थे। तो आज हिंदुस्तान में डेंजर गजवाए हिंद, और जो सेपरेटिस्ट हैं, जो अलग होना चाहते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ग्रुप, उससे हिंदुस्तान को डेंजर है। कोई हिंदू साइकोलॉजी, हिंदू विचारधारा से डेंजर नहीं है। किंतु इनको तो ममता बनर्जी को मजबूत बनाना, उनके टिकट पे एमपी बनना है, तो अपनी राजनीति सुभाष बाबू के नाम पे करेंगे। जिनको शर्म नहीं आती है कि सुभाष और सावरकर की फ़ोटो नेताजी रिसर्च ब्यूरो में लगाएं। मैं तो बोलूँगा नेता मोदी जी से, आप फालतू में इनके यहाँ गए थे रिसर्च ब्यूरो में, आपने कोई भी आदमी को विजिट नहीं करना चाहिए। इन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी बना दिया है। अब दूसरी बात, अब मैं आता हूँ सुभाष बाबू पर। मुझको 9/12/2004 में कर्नल लक्ष्मी सहगल ने पत्र लिखा, जो झांसी रानी रेजिमेंट की इंचार्ज थी। डियर श्री पोद्दार जी, thank you for your letter of 30/11/2004. I totally agree with all the points that you have raised and wish to inform you that I have taken up the matter on several occasions. Since 1947, I have been approaching the Prime Minister of our country, especially Pandit Jawaharlal Nehru, to give full recognition and appreciation of the role of Netaji Subhash Chandra Bose and INA in the achieving our freedom from British imperialism. Even our enemies, the British, realize this fact and have been openly acknowledged that they were forced to grant independence to India
as Subhash Chandra Bose and the INA broken the loyalty of and allegiance of Indian Army to the British Crown. However, till this day, the INA is regarded officially as देशद्रोही. जिस INA ने देश को आज़ाद किया, सुभाष चंद्र बोस, और INA देशद्रोही है, एक लक्ष्मी सहगल लिखती है. फिर मेरे से रिक्वेस्ट करती है, I request you to convince and put pressure upon the present government to take up this matter seriously and grant true recognition to Netaji and INA. ये क्या बोल करते हैं स्वगतो बोस? खाली चमचागिरी और वोट इनकी पॉलिटिक्स करना. और सुभाष बोस और INA पर जो अन्याय होता है इसके लिए लड़ने की इनको जरूरत नहीं है. अब मैं आता हूँ कि सुभाष बोस, अंग्रेज़ों ने जब एटॉमिक बम गिरा दिया जापान और नागासाकी पर, तो जापान में आत्मसमर्पण कर दिया. किंतु सुभाष बोस ने कहा हम अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ेंगे, जापान आत्मसमर्पण कर सकता है. तो ऑटोमेटिक जापान ने जब आत्मसमर्पण कर दिया तो हमारे जो INA के सोल्जर थे वो जापान के ब्रिटिश के प्रिजनर्स ऑफ वार थे, और सुभाष बोस उनके वार क्रिमिनल थे. तो सुभाष बोस के साथ उनके पास समस्या थी. वो लोग तीनों मित्र शक्ति के रूप में लड़े थे, रसिया, अमेरिका एंड ये आपको ब्रिटेन. तो यदि इंडिया में लाते हैं सुभाष बोस को तो लोग जेल तोड़ के ले जाएंगे सुभाष बोस को. ग्रेट ब्रिटेन में भी नहीं रख सकते, लंदन यहाँ USA में भी नहीं रख सकते, डेमोक्रेसी है. तो उन्होंने अपने मित्र देश रसिया के उनको भेज दिया. इसका प्रमाण है, आपके सामने बताता हूँ मैं आपको. तो आज वो रसिया में जब गए तो उस पर नेहरू को मालूम हुआ. क्वेश्चन परसिस्ट, नेताजी एलाइव हैं कि एक्सपायर कर गए? तो ब्रिटिश इंटेलिजेंस या खोसला कमीशन में जब ये उठा मामला, तो ये नेहरू के जो प्राइवेट सेक्रेटरी थे मोहम्मद यूनुस, वो उसको फाइल को देखते थे, रखते थे अपने पास कि लीक नहीं हो जाए. और जब खोसला कमीशन के सामने इंदिरा गांधी से पूछा गया, इंदिरा गांधी खोसला कमीशन ने, तो इंदिरा गांधी ने कह भिजवा दिया कि हमारे पास उस समय की कोई रिकॉर्ड नहीं, वो डिस्ट्रॉय हो गई है. तो ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने इन्फॉर्म किया था पंडित नेहरू को. ब्रिटिश गवर्नमेंट की इंटेलिजेंस के पास रिपोर्ट थी कि पंडित नेहरू को सुभाष चंद्र बोस ने रिपोर्ट किया था, कम्युनिकेट किया था. दिस रिपोर्ट वाज कंफर्म्ड बाय विटनेस श्री श्यामलाल जैन ऑफ मेरठ व्हाइल ही डिपोज्ड बिफोर खोसला कमीशन इन 1945-46. Jain was working as a confidential steno of Asaf Ali, who was secretary to the INA Defence Committee with Bhulabhai Desai as its chairman, and Pandit Nehru as one of the prominent members. This confidential steno of the INA Defence Committee in the course of its deposition makes shocking revelation about Nehru's attitude towards Netaji. Sri Jain told Khosla Commission, I solemnly affirm and state on oath that one evening, the day may be December 26 or 27, 1945, I was called by Sri Jawaharlal Nehru on telephone to come to the residence of Sri Asaf Ali with a typewriter, as he had a lot of work to be typed by me, which I complied. After getting some paper typed by me, Sri Jawaharlal Nehru drew out a paper from the pocket of his achkan and asked me to make our copies of it for him. The said paper was handwritten matter and somewhat difficult to read. Now what was written on the paper I am trying to reproduce from my memory. Netaji Subhash Chandra Bose, proceeding by aeroplane from Saigon, arrived today, August 23, 1945 at Daren, Manchuria at 1:30 afternoon. The said plane was Japanese bomber plane. It was full of gold and in the shape of bars. Ornamented jewelry. Netaji carried two attached cases, one in each hand, on a lining from the plane.
Netaji took 2 tea with the bananas. When Netaji finished tea, he along with 4 others, out of which one was Japanese named General Sidei, and others have less from the memory, took their seat in a jeep standing nearby. The said jeep proceeded towards Russian territory. After about 3 hours, the said jeep returned and informed the pilot of the plane. We flew back to Tokyo. After handing over the said paper to me, typing, Jawaharlal Nehru went to with Masam ने remained busy for 10-15 minutes. फिर उन्होंने बुला के एक चिट्ठी और बनवाई टू मिस्टर क्लीमेंट एटली, प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, 10 डाउनिंग स्ट्रीट, लंदन. Dear Mr. Attlee, I understand from reliable sources that Subhash Chandra Bose, your war criminal, has been allowed to enter Russian territory by Stalin. This is a clear treachery and betrayal of faith by the Russians. As Russians has been an ally of British Americans, it should not have been done. Please take note of it and do what you consider proper and fit. Yours sincerely, जवाहरलाल नेहरू. अब बताइए, नेहरू को मालूम था कि वो रशियन टेरिटरी में गए हुए हैं और प्राइम मिनिस्टर के रूप में उनके पास सब फाइल थी, पर वो जिंदगी भर नाटक करवाता रहा, एक पर एक इंक्वायरी कमीशन बैठाता रहा. तो सुभाष बोस जर्मनी वहाँ पहुँच गए थे लंदन रसिया में. इस बात को 1956 में जब एटली इंडिया में आए थे तो वो भी कंफर्म करते हैं. तो जब 56 में आए तो उन्होंने कहा, एटली साहब ने एक इंटरव्यू में यूपी में, कि एक अखबार वाले ने पूछा, देशभक्त मेल के जनवरी 1975 के अंक में छपे एक लेख में धर्मेंद्र गौड़ ने एक बहुत रोचक घटना का उल्लेख किया. 12 अक्टूबर 1957 को लॉर्ड एटली सद्भावना मिशन पर भारत आए थे. वे लखनऊ में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद से भी मिले. नेताजी के अते पते के बारे में पूछे जाने के उत्तर में उन्होंने कहा, वह तो रूस में है. 14 अगस्त 1945 को सिंगापुर में उन्होंने अपने कुछ उच्च अधिकारियों की एक दावत में बुलाया था. क्रीम कलर का सूट और लाल रंग की टाई लगाए वे एक रेवन सिगरेट पी रहे थे और बिल्कुल और शांत गंभीर लग रहे थे. 17 अगस्त को 0 बम्बर जहाज़ में सवार हुए. उसमें सिर्फ सुभाष और पायलट थे. डेरन में सुभाष का सामान जिनमें सोना जवाहरात शामिल था उन्हें उतार के एक जीप में रख दिया. 3 अंगरक्षकों जिनमें एक सिख, एक हिंदू और एक मुसलमान था, जनरल सीडी के साथ रूस की सीमा तक गए. सुभाष के सीमा पार करने के बाद बाकी 5 लोग 3 घंटा बाद लौट आए. बाबर ने पायलट को बताया काम पूरा हो गया. उसके बाद जहाज़ टोक्यो रवाना हो गया. यही बात यहाँ भी रिपीट होती है. तो रूस में थे, तो रूस ने क्या किया, ब्रिटेन को भी मालूम नहीं था कैसे हमारा नेवी विद्रोह होगा और उनको देश को छोड़ना पड़ेगा. तो देश आज़ाद हो गया तो रूस के हाथ में लॉटरी खुल गई. तो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया कि हम सुभाष बोस को छोड़ रहे हैं. तो पहला तो काम उन्होंने किया, उनका जो छोटा भाई है, आपको ये उनका जो छोटा भाई है चीन, उसको तिब्बत दिला दिया. माओ सेतुंग के पास ये छोटा भाई था रसिया का, तो माओ सेतुंग ने कहा कि उनको विस्तार चाहिए, उनके यहाँ बहुत अधिक पॉपुलेशन, उनको और ज़मीन चाहिए. कभी माओ सेतुंग ये भी बोलते थे कि हम ऑस्ट्रेलिया को भी ले सकते हैं. तो माओ सेतुंग ने बोला कि मेरे यहाँ जो हाथ की हथेली है वो तिब्बत है और 5 अंगुलियाँ जो हैं वो लद्दाख, नेपाल, भूटान, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश है. तो उनके जो ये थे सरदार पटेल, 49 में चाइना ने ये स्वाधीनता प्राप्त किया, जो भी पावर आया पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को अक्टूबर में, और एक ही साल सरदार पटेल जिंदा रहे. तो उन्होंने, सरदार पटेल का मत था, तिब्बत के लोग हम पर विश्वास करते हैं, वे हमसे मार्गदर्शन लेना पसंद करते हैं. भारत सरकार की तिब्बत के मामले में जिम्मेदारी है. तिब्बत की सुरक्षा का दायित्व भारत सरकार पर है. वह हमारी 3 सैनिक चौकियां हैं.
वहाँ की डाक तार व्यवस्था का संचालन भारत सरकार करती है। पर नेहरू ने तो बेच दिया तिब्बत को, क्योंकि अदरवाइज रसिया वहाँ से सुभाष बोस को छोड़ देता, बेच देता। फिर हमको मिला पावर यूनाइटेड नेशंस में कि हम सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो हमको पावर मिल रहा था। और ये अमेरिका तो चाइना को उस समय रिकॉग्नाइज भी करने नहीं रखा था, वो तो ताइवान को चाइना बोलता था। तो हमको जो पावर मिला यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट सीट का, तो रशिया के पास तो 1 वोट 4 वोट थे, 3 वोट थे उनके विरुद्ध में, तो 1 वोट तो और बढ़ जाएगा। तो रसिया ने बोला छोड़ो मेरे भाई को 2 वोट, तो छोड़ दिया। फिर आज इंडिया को शोषण करने के लिए रूपी रूबल ट्रेड, हमारी डिफेंस की जितनी परचेज होगी सब रसिया से करो। रसिया के लिए एक बहुत बड़ा मंडी बन गया इंडिया। ये बोलते हैं हमारे यूनाइटेड नेशंस में हम वीटो पावर लगाते थे। अरे पूरा विश्व ही 2 भाग में बटा हुआ था। अमेरिका जब पाकिस्तान के साथ था कश्मीर मामले में, तो रसिया क्या करता? अमेरिका के साथ जाता क्या? कौन सा एहसान करता था? अब आइए आप कि हमारा जो चाइना का युद्ध हुआ उसमें जो एक अंगुली थी, मौसे पहले तिब्बत ले लिया, फिर लद्दाख ले लिया। तो वो युद्ध में ये जो सीपीआई का बहुत बड़ा नेता था ये कृष्ण मेनन, तो रसिया के बिहाफ में जासूसी करनी है, तो उसको नेहरू को ऑर्डर दिया इसको एम्बेसडर बनाओ ग्रेट ब्रिटेन में। तो ग्रेट ब्रिटेन में उसको एम्बेसडर बना दिया। कृष्ण मेनन का एक ही काम था रसिया के बिहाफ में ग्रेट ब्रिटेन में जासूसी करना। फिर बोला इसको डिफेंस मिनिस्टर बनाओ, डिफेंस मिनिस्टर बना दिया, क्योंकि चाइना को जिताना है, चाइना वार करेगा, रसिया का छोटा भाई है। फिर उसने क्या किया, जो उसमें सप्लाई लाइन का चीफ था मिलिट्री में, फाइटर वाला नहीं, 2 इसमें होते थे, मिस्टर कॉल, उसको बना दिया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। उसको लड़ाई का अनुभव ही नहीं है, उसका एक ही गुण था कि वो कॉल था। और जवाहरलाल भी कॉल थे, उसकी कश्मीरी भाई था, जवाहरलाल को खुश कर दिया और हम युद्ध को हार गए। किंतु उसके बाद जब आसाम में युद्ध हुआ तब हमारे साथ रियल युद्ध हुआ, तो उस समय तो हम जीते, चाइना को पानी पिला के रख दिया। 1965 में जब युद्ध हुआ तो हमने चाइना से जीता। तो इसलिए हम चाइना से हारने वाले हैं, इस बात पे मत जाइए आप। राजीव गांधी ने तो बहुत गंदा काम किया। जो ये हमारी जो ये रसिया के चाइना ये ब्रिटेन के साथ चाइना के साथ जो बॉर्डर है उस पर डिस्कशन स्टार्ट करवा दिया। क्यों करने का जरूरत था हमको? अरे जब डिस्कशन स्टार्ट करते तो बोलो पहले लद्दाख दो, तब से तुमसे हम डिस्कशन करेंगे। ये हमको नहीं करना चाहिए था। राजीव गांधी ने उनके लिए एक मंडी दे दिया इंडिया का। पहले कोई खास हमारा व्यापार नहीं होता था, तो ये लोग हमारे लिए, ये परिवार हम लोग के लिए एक से एक समस्या पैदा करता गया। तो आज हमारे देश को इन्होंने, अभी इसके बाद एक पॉइंट और लेता हूँ मैं आपको। नेहरू के टाइम में कॉलोनी बना दिया रशिया ने। शास्त्री जी उभर के आए जो इंडिपेंडेंट विचारधारा थे कि रशिया की कॉलोनी नहीं रहेगी। तो शास्त्री जी का ताशकंद में रशिया की टेरिटरी में मर्डर हो गया। मर्डर कैसे हुआ? उसके खाने में विष मिला दिया गया, और जो वहाँ का एम्बेसडर था उसका जो बावर्ची था उसने उसको खाना बनाया। शास्त्री जी का बावर्ची का खाना नहीं मिला उनको, और वो विष दे के चला गया पाकिस्तान। और इंदिरा गांधी उसको ताबे ज़िंदगी ये पेंशन देती रही। तो प्रमाण मिलता है ना, खाली खून खराबा करना, नेताओं को अरेस्ट करके रखना, यही सब इन लोग का काम था। और ज़िंदगी भर इन्होंने हमारे देश का बुरी तरह शोषण किया। तो आज भी भारत सरकार बोलती है कि नेताजी के बारे में यदि कह दिया जाए सच कि तो एक देश के साथ हमारी दुश्मनी हो जाएगी। आज तो वहाँ स्टालिन का राज नहीं है ना रसिया में, आज तो पुतिन का राज है। तो पुतिन को बोलिए कि उस समय नेताजी का हमको डेट ऑफ डेथ तो बता दो, ताकि हम उनका साथ दे कर सके। कल ही ममता बनर्जी ने बोला उनका जन्मदिन का तो तारीख मालूम है, किंतु डेट ऑफ डेथ तो नहीं मालूम है ना। तो बता दो। लास्ट उनका राइस हुआ, उनकी अस्थियों को तो हम लेके आए इंडिया में, जिनका झूठ मूठ टोक्यो में हमारा तेनकोजी मंदिर में उनकी अस्थियाँ पड़ी है।
ये हमको बता दिया जाता है। अब आइए आप कि चीन का जो ले लिया, अब हमारे लिए और डेंजर हो गया। अब चीन और तिब्बत जो है, तिब्बत एक 5000 बरस पुराना अपना एक राष्ट्र है। आपको 821 और 22 में चीन के राजा ने तिब्बत के साथ संधि की थी। द तिब्बत एंड चाइना शेल गार्ड द प्रेजेंट बॉर्डर एंड द टेरिटरी ओवर विच दे ईच हेल्ड स्वे। All the east of the present boundary is the domain of the Great China. All to the west is totally the domain of the Great Tibet. Tibet shall be happy in the land of Tibet. A Chinese shall be happy in the land of China. आज भी लासा में इस संधि का स्तंभ लगा हुआ है। फिर भी ये बोलते हैं कि हमारा तिब्बत हमारा है। उसमें एग्जाम्पल क्या देते हैं ये कि हमारे जो एक ये चीन जो कहानी बनाता है कि तिब्बत का एक राजा था, हमारा राजवंश की एक कन्या चेंग का विवाह हुआ था। तिब्बत ये चाइना की एक कन्या का विवाह तिब्बत के साथ हुआ, इसलिए तिब्बत हमारा हो गया। तो बात कहीं टिकती नहीं। अरे गरीब कमज़ोर राजा ही तो अपनी लड़की देता है। फिर वहाँ नेपाल का राजा भी अपनी लड़की दिया था। तो नेपाल के राजा की औरत तो पहली लड़की थी, पहली वाइफ थी उनकी, तो उनको वो नेपाल क्लेम करेगा तिब्बत हमारा है। जब विश्व में ये नहीं टिका तो इन्होंने कहा कि चीन ने एक नया कहानी बनाया। चंगेज़ खान ने उपहार स्वरूप तिब्बत को पदवी प्रदान की थी, इसलिए चीन का वो अंग है। तिब्बत की निर्वासित सरकार इसके जवाब में विश्व जनमत से कहना कि इस तरह की पदवी तो चंगेज़ खान ने कोरिया, वियतनाम, बर्मा, जापान आदि राष्ट्रों को भी दी थी। वो तो स्वतंत्र राष्ट्र है, तो तिब्बत कैसे हो गया? इसीलिए विश्व के जो तमाम राष्ट्र हैं वो तिब्बत की स्वतंत्रता के पक्षधर है, क्योंकि चाइना आज तक प्रमाणित नहीं कर पाया तिब्बत उनका अंग है। और इनको भी नोबेल पुरस्कार दे दिया दलाई लामा को। तो आज मैं एक बात बता देता हूँ, मैंने एक पत्र लिखा था चाइना के प्रेसिडेंट को 18 अक्टूबर 2013 उनके एम्बेसडर के माध्यम से भेजा था कि भारतवर्ष में जब ये चीन में ब्रह्मपुत्र में बांध बना रहा और ब्रह्मपुत्र नदी को सुखा देना चाहता है, तो भारतवर्ष में सावरकरवादी भी हैं और यहाँ गणतंत्र है। किसी दिन सावरकरवादी भी सरकार में आ सकते हैं। ये मैंने लिखा था। चीन का ब्रह्मपुत्र पर बांध बनाना सुरक्षित नहीं। चीन को समझ लेना चाहिए कभी बांध को उड़ाने वाले भी भारत की सत्ता में आ सकते हैं। तो जो हमारी सांस्कृतिक ये है बाउंड्री है, वो तो ब्रह्मपुत्र तक है। हमारी जो सांस्कृतिक ये बाउंड्री है वो तो कैलाश मानसरोवर पर है, वहाँ हमारे 150 मंदिर हैं। तो सावरकर जी ने हम लोग से कहा है कि आज हम ये सैनिक कमजोरी के चलते कोई संधि कर लेते हैं तो उसका मतलब नहीं है कि वो हमारी परमानेंट बाउंड्री हो गई। एक दिन हम जब मजबूत होंगे सेना में तो हम पीकिंग तक अपनी ये सेना को भेजेंगे। तो चाइना को ये समझ लेना चाहिए आने वाली जो पीढ़ी है वो सिर्फ कैलाश मानसरोवर को ही आज़ाद नहीं करेगी, ब्रह्मपुत्र को ही इंडिया की बाउंड्री में नहीं मिलाएगी और वो तिब्बत को भी आज़ाद करेगी। ये हमारा फ्यूचर का, जैसे माओ त्से-तुंग का एजेंडा बनाया अपनी जनसंख्या को कहाँ हम ज़मीन देंगे कि तिब्बत हमको लेना, तो हमको अपनी बाउंड्री को वापस लेके आना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का जो हिंदुस्तान में सुभाष बोस के साथ मैं वर्तमान भारत सरकार से आग्रह करता हूँ कि वो रसिया से बोल के उनके इतने बरस तक तो जी नहीं रह सकते। 97 में उनका जन्म हुआ, 125वां जन्मदिन मना रहे हैं। रसिया से बोल के उनके जो लास्ट डेज की कौन सी डेट है वो मोदी जी मंगाएं और पुतिन जी दे देंगे, क्योंकि वो वहाँ का जो है वो स्टालिन के विरुद्ध में है। कम्युनिस्ट पार्टी अलग काम कर रही है वहाँ पे। तो हमको ये काम जरूरी करना है क्योंकि हमारे देश की धड़कन है सुभाष चंद्र बोस। कैसे प्राणी है नेहरू और वगैरह। जब सुभाष बोस भारत में आगे बढ़ रहे हैं तो बोलते हैं कि हमको हमारे साथ लड़ना पड़ेगा। आसाम में जाके नेहरू बोलते हैं। जब आईएनए की पॉपुलरिटी पूरे हिंदुस्तान की धड़कन बन गई
तो कांग्रेस ने एक कमेटी बना लिया, INA डिफेंस एंड रिहेबिलिटेशन कमेटी, और नेहरू काला कोट पहन के लाल किला पहुंच गया, वही लड़ने वाला आज़ाद हिंद फौज से, और करोड़ों रुपया INA के नाम पे कांग्रेस ने, नेहरू ने, गांधी ने उठाया। जब INA रिलीफ और रिहेबिलिटेशन कमेटी किया तो INA के सोल्जर तो भूतपूर्व सैनिक थे हमारी ब्रिटिश इंडियन आर्मी के, तो उनको भी आप जब यहाँ इंडिया में ला गए हैं, देश स्वाधीन हो गया, तो उनको नौकरी देना चाहिए। तो पाकिस्तान ने तो जो मुस्लिम सैनिक थे उनको नौकरी दिया। यहाँ का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक अंग्रेज था, पर इंडिया में नहीं दिया नेहरू ने। और ये बोलते हैं ये पटेल कि 1949 में मुझे बताया सुभाष चंद्र बोस की INA में जो फौजी मिल गए थे उनको भूल से भी दोबारा सेना में न रख लिया जाए, इसमें बहुत ही होशियारी से काम लिया गया। यहाँ तक कि कोई व्यक्ति राजनीति में भी वहाँ नहीं उठने दिया। नेहरू ने तो आज़ाद हिंद सैनिक के शिष्टमंडल को गंवार कहकर उनसे मिलने से इनकार कर दिया और कहा तुम जापानी एजेंट हो। INA समिति के महामंत्री कैप्टन SS यादव भी इसी शिष्टमंडल से मिलने गए थे, और इनका अत्याचार तो सुभाष बोस पर उस समय एक्सट्रीम हो गया कि बम्बई मुख्यालय में 16 फरवरी 1949 के आदेश संख्या S155211-1 द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चित्रों को भी किसी जगह लगाने, दिखाने और चिपकाने की मनाही कर दी। क्या बात है! सुभाष बोस देशद्रोही, सुभाष बोस की फोटो कोई नहीं लगा सकता है। हाँ, ये है हिंदुस्तान का। तो मोदी जी कुछ तो इसमें ठीक कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।